सैमसंग की कहानी एक मार्च 1938 को शुरू हुई जब ली ब्योंग चुल ने डेगू, कोरिया में एक छोटी सी ग्रोसरी ट्रेडिंग स्टोर के रूप में कंपनी शुरू की। शुरुआत में सैमसंग कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं थी। यह नूडल्स, लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और एवरीडे आइटम्स का ट्रेडिंग बिजनेस करती थी और उन्हें चाइना तक एक्सपोर्ट करती थी। सैमसंग शब्द का मतलब कोरियन भाषा में 3 स्टार्स होता है, जो किसी ऐसी चीज को दिखाता है जो बड़ी, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली हो। उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बन जाएगी। सैमसंग की शुरुआत बहुत ऑर्डिनरी थी, लेकिन उसके फाउंडर ली ब्योंग चुल की सोच ऑर्डिनरी नहीं थी। वे सिर्फ सामान बेचना नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा बिजनेस ग्रुप बनाना चाहते थे जो बदलते समय के साथ नए सेक्टर्स में एंटर कर सके। कोरियन वॉर के बाद ली ब्योंग चुल ने सैमसंग को टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस, रिटेल, केमिकल्स, शिप बिल्डिंग और हेवी इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में एक्सपैंड किया। उन्होंने कोरिया की सबसे बड़ी वुलन मिल्स में से एक शुरू की। धीरे धीरे सैमसंग एक पावरफुल कोरियन चेबॉल बन गया। चेबॉल का मतलब होता है फैमिली कंट्रोल्ड लार्ज बिजनेस ग्रुप, जो कई इंडस्ट्रीज में काम करता है। सैमसंग के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1969 में आया, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री की। यही वह मोमेंट था जिसने सैमसंग की फ्यूचर डायरेक्शन बदल दी। शुरुआत में सैमसंग ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स बनाए। इसके बाद कंपनी ने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, कैलकुलेटर्स और अदर होम अप्लायंसेस बनाना शुरू किया। शुरुआती ईयर्स में सैमसंग को प्रीमियम ब्रांड नहीं माना जाता था। उसे एक लो कॉस्ट एशियन मैन्युफैक्चरर के रूप में देखा जाता था। उस समय जापानीज और वेस्टर्न ब्रांड्स क्वालिटी और इनोवेशन के लिए ज्यादा फेमस थे। लेकिन सैमसंग की लीडरशिप ने एक इंपॉर्टेंट बात समझ ली थी, फ्यूचर उन्हीं कंपनीज का होगा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्केल को साथ लेकर चलेंगी। इसी सोच ने सैमसंग को धीरे धीरे एक लोकल कोरियन कंपनी से ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट बना दिया। सैमसंग की ग्रोथ स्ट्रैटेजी किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं थी। कंपनी ने कई कनेक्टेड इंडस्ट्रीज में डीप कैपेबिलिटीज बिल्ड की। इसकी पहली बड़ी स्ट्रैटेजी थी वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि सैमसंग अपने कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स खुद बनाता है, जैसे मेमोरी चिप्स, डिस्प्लेज, बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स। इससे सैमसंग को कॉस्ट, क्वालिटी, सप्लाई और इनोवेशन पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। उदाहरण के लिए सैमसंग अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में अपनी ही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है और वही डिस्प्ले पैनल्स दूसरी कंपनीज को भी बेच सकता है। सैमसंग की दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेवी इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, डिस्प्लेज, होम अप्लायंसेज और अब AI बेस्ड डिवाइसेस में लगातार इन्वेस्टमेंट किया। इसी वजह से सैमसंग सिर्फ फॉलोअर नहीं रहा, बल्कि इनोवेटर बन गया। 1990 के दशक में सैमसंग ने DRAM और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बड़ी प्रोग्रेस की। बाद में कंपनी ने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स, OLED टीवीज, फोल्डेबल फोन्स और AI इनेबल्ड अप्लायंसेस डेवलप किए। सैमसंग की तीसरी स्ट्रैटेजी थी ग्लोबल ब्रांडिंग। कई ईयर्स तक सैमसंग को जापानीज और वेस्टर्न ब्रांड्स का चीपर ऑल्टरनेटिव माना जाता था, लेकिन लेट 1990 के दशक और 2000 के दशक से सैमसंग ने अपनी पोजीशनिंग बदलनी शुरू की। कंपनी ने बेटर डिजाइन, प्रीमियम एडवर्टाइजिंग, ग्लोबल स्पॉन्सरशिप्स, स्टाइलिश शोरूम्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज ने सैमसंग को प्रीमियम ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सैमसंग की चौथी स्ट्रैटेजी थी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। सैमसंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, लैपटॉप्स, वेरेबल्स, मेमोरी चिप्स, डिस्प्लेज, नेटवर्क इक्विपमेंट और कनेक्टेड होम प्रोडक्ट्स बेचता है। यह डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को रिस्क से बचाता है। अगर स्मार्टफोन मार्केट स्लो हो जाए तो सेमीकंडक्टर बिजनेस प्रॉफिट दे सकता है। अगर टेलीविजन्स में प्रेशर आए तो मेमोरी चिप्स या मोबाइल डिवाइसेस कंपनी को बैलेंस कर सकते हैं। सैमसंग की पांचवी स्ट्रैटेजी थी प्रीमियम और मास मार्केट्स दोनों में काम करना। प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग एप्पल से कंपटीशन करता है अपने गैलेक्सी S और गैलेक्सी Z मॉडल्स के थ्रू। वहीं गैलेक्सी A और M सीरीज इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और वियतनाम जैसे कंट्रीज में मिडिल क्लास और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट करती है। इस वाइड पोर्टफोलियो के कारण सैमसंग अलग अलग इनकम ग्रुप्स तक पहुंच पाता है। सैमसंग की छठी स्ट्रैटेजी है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर फोकस। कंपनी अब AI स्मार्टफोन्स, हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, 5G, 6G, स्मार्ट होम्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टेड अप्लायंसेस पर स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है। सैमसंग के 2025 रिजल्ट्स में यह साफ दिखता है
कि उसकी डिवाइस सॉल्यूशंस डिवीजन को AI ग्रोथ से जुड़ी HBM और अदर हाई वैल्यू मेमोरी प्रोडक्ट्स की डिमांड से स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिला। सैमसंग को कई इंडस्ट्रीज में एक साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। स्मार्टफोन्स में सैमसंग का सबसे बड़ा प्रीमियम कॉम्पिटिटर एप्पल है। एप्पल की ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका iOS इकोसिस्टम, प्रीमियम प्राइसिंग पावर और हाई प्रॉफिटेबिलिटी उसे बहुत पावरफुल कंपेटिटर बनाते हैं। सैमसंग एप्पल से हार्डवेयर इनोवेशन, बेटर डिस्प्लेज, फोल्डेबल फोन्स, कैमरा अपग्रेड्स और एंड्रॉयड फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू compete करता है। मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग को Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, Transsion और अदर चाइनीज ब्रांड से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलता है। ये ब्रांड्स एग्रेसिव प्राइसिंग, फास्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन मार्केटिंग और इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के कारण सैमसंग को चैलेंज करते हैं। IDC के अनुसार Q3 2025 में सैमसंग ने ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में फर्स्ट पोजीशन ली, जिसमें उसकी शिपमेंट्स लगभग 61.4 मिलियन यूनिट्स और मार्केट शेयर 18.8% था। एप्पल लगभग 59.4 मिलियन यूनिट्स और 18.2% मार्केट शेयर के साथ क्लोज कॉम्पिटिटर था। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार फुल ईयर 2025 में सैमसंग ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में 19% शेयर के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा, जबकि एप्पल मार्केट लीडर बन गया। इसका मतलब यह है कि सैमसंग स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है, लेकिन कंपटीशन बहुत इंटेंस है। सेमीकंडक्टर्स में सैमसंग का कंपटीशन TSMC, SK हाइनिक्स, माइक्रॉन, इंटेल और अदर चिप कंपनीज से है। TSMC एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। SK हाइनिक्स और माइक्रॉन मेमोरी चिप्स में सैमसंग को चैलेंज करते हैं। सैमसंग DRAM, NAND और हाई बैंडविड्थ मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। काउंटरपॉइंट के अनुसार Q3 2025 में सैमसंग ने ग्लोबल मेमोरी मार्केट में टॉप पोजीशन रिक्लेम की, जिसमें उसकी मेमोरी रेवेन्यू लगभग 19.4 बिलियन डॉलर्स रही। यह ग्रोथ स्ट्रॉन्ग DRAM और NAND डिमांड के कारण हुई। टेलीविजन्स और होम अप्लायंसेस में सैमसंग का कंपटीशन LG, सोनी, TCL, हाइसेंस, हायर, व्हर्लपूल और लोकल चाइनीज कंपनीज से है। चाइना में लोकल कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि सैमसंग ने मेनलैंड चाइना में कुछ टीवीज और होम अप्लायंसेस की सेल्स डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया, जबकि मोबाइल फोन्स और चिप्स की सेल्स कंटिन्यू रखी। यह दिखाता है कि ग्लोबल जायंट होने के बावजूद सैमसंग को लोकल कंपटीशन के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी पड़ती है। सैमसंग के की स्टैटिस्टिक्स उसकी ग्लोबल स्ट्रेंथ को क्लियरली दिखाते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फुल ईयर 2025 में KRW 333.6 ट्रिलियन एनुअल रेवेन्यू और KRW 43.6 ट्रिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। Q4 2025 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड रेवेन्यू KRW 93.8 ट्रिलियन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट KRW 20.1 ट्रिलियन पोस्ट किया। सैमसंग की डिवाइस सॉल्यूशंस डिवीजन ने Q4 2025 में KRW 44.0 ट्रिलियन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और KRW 16.4 ट्रिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। यह परफॉर्मेंस मेनली HBM, सर्वर DDR5 और एंटरप्राइज SSDs जैसे मेमोरी प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण आया। मोबाइल एक्सपीरियंस और नेटवर्क्स बिजनेसेस ने Q4 2025 में KRW 29.3 ट्रिलियन रेवेन्यू और KRW 1.9 ट्रिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। सैमसंग ने कहा कि उसके MX बिजनेस ने 2025 में फ्लैगशिप ग्रोथ और टैबलेट्स तथा वेरेबल्स की स्टेबल सेल्स के कारण डबल डिजिट एनुअल प्रॉफिट अचीव किया। इन नंबर्स से साफ पता चलता है कि सैमसंग सिर्फ एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है, यह एक डीपली डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्मार्टफोन्स, डिस्प्लेज, सेमीकंडक्टर्स, मेमोरी चिप्स और अप्लायंसेस में है। सैमसंग की जर्नी से एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स के लिए 3 की लर्निंग्स मिलती हैं। पहली की लर्निंग है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लीडरशिप बनाता है। सैमसंग रातों रात ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट नहीं बना। उसने डेकेड्स तक फैक्ट्रीज, RNAMD, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्लेज और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट किया। सस्टेनेबल लीडरशिप के लिए पेशेंस, कैपिटल और कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी बिल्डिंग जरूरी है। दूसरी की लर्निंग है कि ब्रांड रिपोजिशनिंग पॉसिबल है। सैमसंग कभी लो कॉस्ट एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर माना जाता था, लेकिन डिजाइन, क्वालिटी, इनोवेशन
और मार्केटिंग के थ्रू उसने खुद को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में ट्रांसफॉर्म किया। इससे सीख मिलती है कि कस्टमर परसेप्शन बदला जा सकता है अगर कंपनी लगातार कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करे। तीसरी की लर्निंग है कि डाइवर्सिफिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो। सैमसंग कई बिजनेसेस में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी सक्सेस एग्जीक्यूशन से आती है। स्मार्टफोन्स में डिजाइन और मार्केटिंग चाहिए, सेमीकंडक्टर्स में स्केल और टेक्नोलॉजी चाहिए, अप्लायंसेस में रिलायबिलिटी चाहिए, डिस्प्लेज में इनोवेशन चाहिए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन पावरफुल है, लेकिन हर बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना जरूरी है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि सैमसंग की जर्नी दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में से एक है। यह एक छोटी ग्रोसरी ट्रेडिंग स्टोर से शुरू हुआ और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट बन गया। इसकी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, वर्टिकल इंटीग्रेशन, R&D, ब्रांडिंग, डाइवर्सिफिकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में बोल्ड इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन रही। आज सैमसंग स्मार्टफोन्स में एप्पल से, सेमीकंडक्टर्स में TSMC और SK हाइनिक्स से, टेलीविजन्स में LG और TCL से और इलेक्ट्रॉनिक्स में कई चाइनीज कंपनीज से compete करता है। सैमसंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है। इसकी सबसे बड़ी चैलेंज यह है कि हाईली कम्पिटिटिव और फास्ट चेंजिंग मार्केट्स में प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट करनी है। सैमसंग की कहानी यह सिखाती है कि ग्रेट कंपनीज विजन और एग्जीक्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कोई कंपनी छोटी शुरुआत कर सकती है, लेकिन अगर वह टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, कस्टमर्स को समझे, क्वालिटी इंप्रूव करे और कंपटीशन के अनुसार अडेप्ट करे, तो वह ग्लोबल लीडर बन सकती है। सैमसंग की स्टोरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोरी नहीं है, यह एम्बिशन, डिसिप्लिन, रीइन्वेंशन और फ्यूचर की ओर लगातार बढ़ते रहने की स्टोरी है।